हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का 7th लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने समझा था इकोनॉमिक प्लानिंग जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौर पे कैसे हुई, प्री इंडिपेंडेंस के दौर पे कैसे हुई, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले किस तरीके की जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो की गई। फिर पोस्ट जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस को गेन कर लेता तब जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से हुई। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझा था हमने। ठीक है, उसके जो गोल्स थे उनको समझा था हमने। आज हम समझेंगे इंडिया का जो 5 ईयर प्लान था। ठीक है, जो 5-5 सालों का जो प्लान बनता रहा आगे चल के उसे समझेंगे इंडिया के 5 ईयर प्लान से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंडिया का 5 ईयर प्लान आज इस लेक्चर में। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो बना कब? फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना 1951 से लेकर 1956 तक चला। 1951 में ये प्लान बनता है और 1956 तक चलता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक, इसको कहा गया हरोड डोमर मॉडल। ठीक है, हरोड डोमर मॉडल क्योंकि हरोड और डोमर ने इस जो 5 ईयर प्लान था इसकी जो इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी वो करी थी किसने? हरोड और डोमर ने। तो इसलिए इसको कहा गया हरोड डोमर मॉडल। इसका भी मेन फोकस है एग्रीकल्चर पे। सो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस है वो किस पे था? एग्रीकल्चर पे मेन फोकस था। तो एग्रीकल्चर के लिए जब सबको पता है कि एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इरीगेशन जिसको हम सिंचाई कहते हैं। सो इरीगेशन के लिए भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, हीराकुंड जैसी बड़ी बड़ी डैम्स का निर्माण किया गया ताकि इरीगेशन को पॉसिबल किया जा सके। सो भाखड़ा नंगल डैम और हीराकुंड डैम कब? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनी। देन इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है वो रीनेम उसको चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर दिया गया, जिसे अभी हम SBI भी कहते हैं। ठीक है, तो SBI कब किया गया? 1952 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का रीनेम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और किसके कहने पर ये किया गया? ये किया गया गोडवाला कमेटी की रिकमेंडेशन। जो गोडवाला कमेटी थी, ठीक है, उसने रिकमेंड करा कि इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। सो इम्पेरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक कर दिया गया। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने देखा रोड डोमर मॉडल था, मेन फोकस एग्रीकल्चर पे था। इरीगेशन के लिए बाखरानगर डैम और हीराकुंड जैसी डैम जो है बड़ी बड़ी डैम्स का निर्माण किया गया। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। देन हम देखते हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो क्या है। सो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट होता है? 1956 में स्टार्ट होता है, 1961 तक चलता है। ठीक है, 1956 से लेकर 1961 तक चलता है सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसको कहा गया नेहरू मोहलनोबिस मॉडल। नेहरू मोहलनोबिस मॉडल इसको कहा गया। तो इसका मेन फोकस है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज जो है बड़ी सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो जाहिर सी बात एम्प्लॉयमेंट होगी। तो उसके चक्कर में क्या हुआ? हाई एम्प्लॉयमेंट हुई। इंडिया में हाई एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली किसकी वजह से? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 1961 तक चला, जिसको नेहरू मोहलनोबिस मॉडल भी कहा गया। मेन फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और हाई एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से जनरेट हुई। देन हम देखते हैं इसके आगे कुछ और सेकंड 5 ईयर प्लान में। सो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज जैसे कि दुर्गापुर जो था वो बंगाल में, ठीक है, फैक्ट्री सेटअप किया गया, इंडस्ट्री सेटअप की गई किसकी मदद से? यूके की मदद से, यूनाइटेड किंगडम की मदद से। दुर्गापुर बंगाल में यूके की मदद से जो है वो फैक्ट्री सेटअप की गई। फिर रोरपुर जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से। वैसे ही भिलाई में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, यूके की मदद से, यूनाइटेड किंगडम की मदद से। ठीक है, सो ये फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज हैं इनका जो है इस्टेब्लिश की गई जो सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, दुर्गापुर, रोरपुर, भिलाई, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यूके, जर्मनी और यूके की मदद से। देन हम देखते हैं थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो चलता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक। 1961 में 1 से लेकर 1966 तक ये प्लान चलता है। इसको कहा गया गडगिल योजना। ठीक है, इसको क्या कहा गया? इसका नाम रखा गया गडगिल योजना। गडगिल के द्वारा बनाई गई इसलिए इसको कहा गया गडगिल योजना। इसमें किसमें की मेन जो फोकस है, किस चीज़ पे फोकस किया गया? इस पर फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर MSME, ठीक है, मीडियम स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज है उन पे। देन हैवी इंडस्ट्रीज पे, बाहरी उद्योग जो होता है उस पर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, MSME और हैवी इंडस्ट्रीज पे इस पर फोकस किया गया इन 3 चीज़ों पे। और मेनली इस पर एक और चीज़ पे फोकस किया गया जिसके हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए उनका नाम है स्वामीनाथन, ऐसे स्वामीनाथन, जो कि एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा था। इंडिया में अगर हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं तो किसको कहते हैं? ऐसे स्वामीनाथन को। ऐसे स्वामीनाथन जो है इनको हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं इनको? एज अ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन से, जो कि स्टार्ट हुआ शामली यूपी से। यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का एक वो है, ठीक है, जिसका नाम है शामली। सो शामली यूपी से स्टार्ट होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया वो शामली से यूपी से स्टार्ट होता है। बट इसका रिएक्शन जो है मेनली वो कहाँ? पंजाब में देखा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग यूपी में होता है बट इसका जो मेन फोकस और जो मेन इसमें जो बदलाव देखे जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू वो देखे जाते हैं पंजाब में, जिसमें कि बीट प्रोडक्शन,
बीट पे बहुत काफ़ी असर पड़ता है। जैसे अब देखते हैं हम, पंजाब जो है वो पूरे इंडिया को सप्लाई करता है बीट भी और जो चावल होता है वो भी, लेकिन इन जो उसका जो इफेक्ट पड़ा वो मेनली पंजाब पे पड़ा, ना कि यूपी पे। बाकी के जो एरिया पे हम पे इतना फोकस नहीं पड़ा, ठीक है, इतना उसका प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि पंजाब में पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, बीट प्रोडक्शन बढ़ गई वहाँ पे, ठीक है। जो वर्ड था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये दिया गया विलियम गॉड की तरह। विलियम गॉड ने पहली बार जो वर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो वर्ड है वो दिया किसने, विलियम गॉड ने पहली बार ये वर्ड दिया। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा वर्ल्ड में किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है, नॉर्मन नॉर्मन वेरला को, नॉर्मन नॉर्मन वेरला को, नॉर्मन वेरला को क्या कहता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पर इंडिया में जब हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं तो हम कहते हैं ऐसे स्वामी नाथन को, ऐसे स्वामी नाथन जी को, ठीक है। और इसमें क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि हाई जो एच वाई वी हाई यील्डिंग वेराइटी जो है सीड्स जो है वो यूज होते हैं जिनको कि हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन सीड भी कहते हैं, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक सीड लेते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे हम इंसान की बात करते हैं तो हम बायो में समझते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 26 क्रोमोसोम, 26 फीमेल के 26 मेल के क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो जाके ठीक है वो जीन्स मिलते हैं, तो एक जो चाइल्ड का जो है निर्माण होता है, डेवलप होता है, चाइल्ड एम्ब्रियो इसको कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। वैसे ही जब हम सीड्स में होते हैं तो सीड्स में भी कुछ ना कुछ वो जीन्स होते हैं, बट जब हम उनके जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के जीन्स में कुछ छेड़छाड़ करके उन्हें चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। जब उसमें जीन्स में हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि बहुत बेहतर हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि एक जैसे हम बीट का अगर बीट लेते हैं हम, तो बीट के एक उस पर अगर सिले पे अगर सिर्फ 4 से 5 दाने लगते थे पहले, लेकिन जैसे उसकी मॉडिफिकेशन हुई तो क्या हुआ, उस पर 10 से 12 दाने लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन करना। सो HBV जो ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली फोकस किया गया हाई यील्डिंग वैरायटी पे, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या फिर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन सीड्स पे फोकस किया गया। सो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, MSME, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, ठीक है। देन इसमें मेजर इवेंट्स देखते हैं जो थर्ड 5 ईयर प्लान में मेजर कुछ इवेंट्स हुए, जैसे कि 1962 में वार हुई चाइना के साथ, 1962 में चाइना के साथ वार हो गई हमारी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को हमें मिले। मेजर इवेंट्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पे इन चीज़ों का क्या असर पड़ा। बार जो है, वैसे तो बार जो है वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे कहीं भी किसी भी देश में बार होगी या कुछ भी अगर ड्राउट हो रहा है या फिर सुनामी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका असर इकोनॉमिक्स पे तो पड़ेगा। सो इसलिए हम देखते हैं 1962 में बार हुई किसके साथ, चाइना के साथ। सो मेजर इवेंट्स क्या हुए थर्ड 5 ईयर में, एक तो 1962 में चाइना के साथ बार हुई, तो चाइना के साथ युद्ध हुआ। देन नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट और क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ जैसे कि 1965 में ड्राउट आया, सूखा पड़ा, ठीक है, 1965 में सूखा पड़ा, 1965 में सूखा पड़ा, 1965 में नेहरू जी की जो है हत्या हो गई, ठीक है, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, हत्या नहीं बोलेंगे, मृत्यु हो गई, नेहरू जी की डेथ हो गई 1965 में ही। और क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ भी हमारा युद्ध हो गया। और इस युद्ध के दौरान क्या हुआ कि इंडिया की जो सेना थी वो पाकिस्तान में घुस चुकी थी, ठीक है, बट पाकिस्तान को जब लगा कि वो हारने वाला है, तब रशिया ने एक संधि करवाई जिसको हम कहते हैं ताशकंडील, जो कि पहले की रशिया का पार्ट हुआ करता था 1991 से पहले। और 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ रशिया का, तो ताशकंद जो है वो एक अलग कंट्री बन गया पाकिस्तान में, ठीक है। सो पहले वो ताशकंद हुआ, ताशकंद जो था वो रशिया का ही पार्ट था, तो रशिया ने इस पर क्या करा कि समझौता करवाने की कोशिश करी दोनों देशों के बीच में। सो उसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू के बाद, नेहरू जी की जब डेथ हुई तो उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने कि नारा दिया था जय जवान जय किसान का। सो लाल बहादुर शास्त्री जो है काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे। वो बात अलग है कि बहुत जल्दी इनकी डेथ भी हो गई, बट ये काफ़ी इनका एक चर्चा जो वाक्य है वो चर्चा में रहता है कि इनके बेटे ने एक बार इनकी गाड़ी लेकर गया, तो इनको पता नहीं था क्योंकि ये यूज़ नहीं करते थे, अपना जो गवर्नमेंट जो है वो उसको यूज़ नहीं किया करते थे। तब जब बेटा वापस आया तो वही कि उन्होंने पूछा कि आपका बेटा जो, तब उन्होंने अपने बेटे को डांट लगा दी। एक और सीन हुआ उनके साथ कि जैसे कि जब ड्राउट हुआ, सूखा पड़ा, तब खाने के लिए तो ये अपनी पे भी जो है वो पूरी पे नहीं लिया करते थे, इतनी पे थी, तो उन्होंने अपनी जो धर्मपत्नी ने उनको कहा था कि जितने कम खर्चे में आप गुजारा कर सकते हो उतने कम कम खर्चे में गुजारा करो। सो काफ़ी महान जो प्रसिद्ध जो रहे ये व्यक्ति, लेकिन वो बात अलग है कि इनकी काफ़ी जल्दी डेथ भी हो गई। 1965 में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ताशकंद डील होती है 10 जनवरी 1966 को। और इसी ताशकंद डील में जब ये रशिया जाते हैं, जब जिसका पहला नाम USSR था, तो USSR जाते हैं, तो 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जो मिस्ट्री की तरह, मिस्ट्री की तरह है कि पता नहीं है कि किस तरीके से उनकी डेथ हुई। कहा जाता है कि उनकी बॉडी जो थी वो पूरी नीली पड़ चुकी थी, और वो तभी हो सकता है जब किसी को जहर वगैरह दिया गया हो, लेकिन इस पर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बयान देने से बचती हैं,
ना ही उस टाइम की कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ भी जो कि इसका संविधान कुछ करा या फिर इसके बारे में डिटेल में पता करने का ट्राई करा, और ना ही अन्य जो कि जैसे कि रशिया और उन्होंने भी इस पर वो पर्दा डालने की कोशिश करी। सो 1966 में हमको देखने को मिला लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई। सो हमने मेजर इवेंट्स देखे क्या क्या। एक तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, ताशकंद डील हुई, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, नेहरू जी की हत्या हुई, मृत्यु हुई, डर सूखा पड़ा, और साथ में क्या हुआ कि चाइना के साथ 1962 में वार हुई। देन हम देखते हैं थर्ड ईयर एनुअल प्लान था, ठीक है। तो थ्री एनुअल प्लान हुआ। ये पहले हमारे पास होता 5 ईयर जो प्लान हुआ करता था, ठीक है। तो इस साल क्या हुआ, हॉलीडे पड़ गई क्योंकि इतना कुछ देश में हो चुका था, जिसकी वजह से कि देश जो है एक एमरजेंसी की सिचुएशन में था। सो 5 ईयर प्लान बनाने की जो है वो सूझी नहीं, क्योंकि यार सी बात है, जब देश इतनी मुसीबत में पड़ रहा होगा तो इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सोचेगा कि इकोनॉमी को बेटर किया जाए। उस टाइम पे तो मेन फोकस होगा कि देश के हालात जो है उनको सुधारा जाए। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि 5 ईयर प्लान को टाल दिया गया, ठीक है। और 3 साल की जो है वो हॉलीडे रही किसमें, प्लानिंग में, जिसको हम कहते हैं 3 एनुअल प्लान, जो कि 1966 से 1969 तक चला, जिसमें कि प्लान हॉलीडेज थी, कोई प्लान नहीं बना। इसका फोकस था सेल्फ रिलायंस पे, जैसे कि हम देश को किस तरीके से फिर से आत्मनिर्भर बना सकें, सेल्फ रिलायंस बना सकें, उस पर मेरा फोकस है कि जो हालात बिगड़े हुए हैं उन्हें किस तरीके से फिर से सुधारा जा सके। देन हमारे पास आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब उसके बाद 3 सालों के बाद फिर से 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट होता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, जो कि 1969 से 1974 तक चलता है, 1969 से लेकर 1974 तक चलता है, जिसमें कि इंदिरा गांधी जो है स्लोगन देती है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्योंकि उस टाइम पे जाहिर सी बात है कि गरीबी जैसे जिस हालात से देश निकला था, तो उस हिसाब से जो इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत बेहतर नहीं थी। सो इंदिरा गांधी जो है वो स्लोगन देते हैं गरीबी हटाओ। इसमें जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ मेजर इवेंट्स हुए, हम उन्हें देख लेते हैं। फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था इसमें मेजर इवेंट्स थे, उन्हें हम देख लेते हैं। सो फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो मेजर इवेंट्स हुए वो है डर सूखा पड़ा, ठीक है, सूखा पड़ा, बैड वेदर हुआ, जिसकी वजह से कि बैड वेदर रहा, और वॉल्केनो की जो eruption हुआ उसके चक्कर में फिर इंडिया पाकिस्तान का बार हुआ 1971 में, जिसके चक्कर में कि बांग्लादेश लिबरेशन वार इसको कहा जाता है, और बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 में। सो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध होता है, जिसमें कि बांग्लादेश एक नई कंट्री बनता है और बांग्लादेश लिबरेशन वार भी इसे कहा जाता है। देन वेस्टोमी कहा जाता है कि इसमें इंदिरा गांधी के द्वारा 6 लाख से ज़्यादा जो पर्सन है उनकी नसबंदी करवा दी गई वेस्टोमी, और नेशनलाइजेशन जो 14 बैंक्स थे, ठीक है, 14 जो बैंक थे उनकी नेशनलाइजेशन, जब हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जाकर हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन जो 14 बैंक्स हुई, कौन कौन से वो बैंक्स थे, किस तरीके से हुई, और कितने फेजेज में जो है बैंक्स का हुआ नेशनलाइजेशन हुआ। तो ये कब हुआ, जब फोर्थ 5 ईयर प्लान था, ठीक है, 1969 से लेकर 1974 में, तब नेशनलाइजेशन हुआ कितना 14 बैंक। नेशनलाइजेशन क्या होता है कि जो प्राइवेट बैंक थे उन्हें एज अ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट ने उनको खरीद लिया और उन्हें अब से वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, रेस्क्यू हुई। इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ 1971 में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वार भी कहते हैं। बैड वेदर था, वॉल्केनो इरप्शन हुआ और सूखा पड़ा था, ठीक है। तो ये मेजर इवेंट्स हुए फोर्थ 5 ईयर प्लान में। देन हम देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। सो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, वो हमारा स्टार्ट होता है 1974 में टू 1979 तक, ठीक है। 74 से 79 तक ये प्लान जो है ये चलता है, जबकि इसका जो 5 ईयर प्लान नहीं रहता 78 में ही ये जो है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जो सरकार है वो नहीं बनती, नए प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनते हैं। सो उनके चक्कर में क्या था कि फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था वो उसको नहीं मानते और वो अपना प्लान लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, उसको हम आगे समझते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1974 से लेकर 79 तक का था, जबकि 78 तक ही वो चला। इसका मेन फोकस था पॉवर्टी एलिवेशन, देश को गरीबी से किस तरीके से उबारा जाए, पॉवर्टी एलिवेशन क्या है, किस तरीके से हाईवेट किया जाए देश को गरीबी से, और सेल्फ रिलायंस बनाया जा सके, ठीक है। सेल्फ रिलायंस और पॉवर्टी एलिवेशन इसका मेन फोकस है। और प्लान जो था वो टर्मिनेट हुआ 1978 में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 78 में इसको टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि सरकार जो थी इंदिरा गांधी की नहीं रही, मोरारजी देसाई नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं देश के। और इस चक्कर में क्या था कि जो है 1978 में इसको टर्मिनेट कर दिया था। देन इसमें मेन फोकस, इसमें जो कुछ मेजर जो इवेंट्स रहे वो रहे ICDS, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्च किया गया। ICDS जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम, जैसे कि उसमें ICDS के अंडर आता है मिड डे मील प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ, कब हुआ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, अभी तक ये चल रहा है। 1977 में कांग्रेस डिफीटेड फर्स्ट टाइम, 1977 में कांग्रेस पहली बार हारती है और मोरारजी देसाई बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिसमें कि मोरारजी देसाई जो है नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और मोरारजी देसाई जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इनके चक्कर में 150 प्लस जो रॉ एजेंट थे, ठीक है, रॉ एजेंट से वो उनकी डेथ हो जाती है। इसको हम समझते हैं किस तरीके से
क्योंकि हमारे जो रॉ एजेंट थे वो काम किया करते थे पाकिस्तान में, क्योंकि उनका काम था, ऐसे खुफिया एजेंसी है तो उसका काम है कि पाकिस्तान की जो खबर है वो इंडिया को देना, राइट। तो इंडिया की जब खबर, जब वो एजेंट जो थे वो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान जो था वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में था। न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में था, तो रॉ एजेंट्स ने इंडिया में खबर भेजी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ठीक है। उन्होंने वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करे, किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करे कि जो वहाँ के जो मतलब जो एजेंट थे वो ऐसा किसकी तरह, बार्बर की तरह काम करते हैं, जिसको हम नाई कहते हैं। तो नाई की तरह वो काम करते थे वहाँ पे, और उनके जो हेयर्स थे उनके सैंपल लिए उन्होंने, और वो इंडिया में भेजे उन्होंने। हेयर से सैंपल किस लिए? क्योंकि जब आप किसी न्यूक्लियर उसमें काम करते हो तो आपके हेयर का जो कलर है, टेक्सचर है, वो चेंज हो जाता है। सो उस पर कुछ ना कुछ केमिकल्स रह जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनके जो हेयर्स थे वो बार्बर की तरह काम किया करते थे, तो वो हेयर कट करके वो इंडिया में उनका सैंपल भेजते थे। तो जिससे पता चला कि जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। तो मोरारजी देसाई ने फ़ोन कर दिया। उस टाइम भुट्टो जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हमें पता चल गया कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करवा रहे हो, हमारे एजेंट्स ने हमें बता दिया। तो जैसे ही भुट्टो को ये पता चला तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पूरे देश में छानबीन करवाई और जितने भी एजेंट्स थे उन्हें ढूंढा और उन्हें मरवा दिया। सो इनके चक्कर में 150 जो रॉ एजेंट्स थे वो मारे गए। देन हम देखते हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक था, जिसको हम ग्रामीण बैंक कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक का रीनेम किया गया, उसको भी बदल दिया गया। जैसे कि इंपेरियल ब्लू बैंक को किस में चेंज कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सो 5th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी के द्वारा रीजनल रूरल बैंक को चेंज करके ग्रामीण बैंक में कन्वर्ट करवा दिया गया, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक को ग्रामीण बैंक में कन्वर्ट करवा दिया उसका नेम। देन हम देखते हैं कि जो 5th 5 ईयर जो प्लान था उससे मोरारजी देसाई थे वो काफ़ी खुश नहीं थे, उनको ये प्लान सही नहीं लगता, इसलिए उन्होंने इस 5 ईयर प्लान को चेंज करके अपना खुद का रोलिंग प्लान लेकर आए। वो रोलिंग प्लान में क्या था कि जो कि 1978 से 1980 तक चला, 1 साल का ये प्लान रहता था। 1978 से 79 तक, 79 से 1980 तक। फिर से इंदिरा गांधी जो है वापस से प्रधानमंत्री बनती है और ये प्लान फिर से 5 ईयर प्लान की तरह चलने लगता है। देन ये 1 ईयर प्लान होता है इंस्टेड ऑफ 5 ईयर की जगह, ठीक है। इसमें अंत्योदय की स्कीम जो है बोला है कि जैसे हम BPR देखते हैं, सो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए एक राशन कार्ड दिया जाता है, वैसे अंत्योदय जो स्कीम थी उसके थ्रू भी क्या हो गया था, उन लोगों को जो BPR से भी जो गरीब लोग हैं उनको जो राशन था वो दिया जाता था, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई ये सब कुछ लेकर आए। देन हम देखते हैं जो 6th 5 ईयर प्लान, जैसे ही 1980 में मोरारजी देसाई फिर से हारते हैं और इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है जो कि 1980 से 1985 तक चलता है। 1980 से 1985 तक इसका जो मेन फोकस था वो किस पे था, पॉवर्टी इरिडिकेशन से एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी इरिडिकेशन करना, और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना, किस तरीके से हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ पे फोकस है वो था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइज किस तरीके से हम देश को और मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, मॉडर्न तरीकों की तरफ लेके जा सकते हैं, फैक्ट्रीज की तरफ लेके जा सकते हैं। सो मॉडर्नाइजेशन जो है इसका कि नेक्स्ट वो था। सो 6th 5 ईयर प्लान में हमने देखा पॉवर्टी रेडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मॉडर्नाइजेशन, जो 1980 से 1985 तक चला 6th 5 ईयर प्लान। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या हुआ 6th 5 ईयर प्लान में, कुछ चीज़ें जो है लॉन्च की गई, कुछ जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की गई। कौन कौन सी स्कीम है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP कहा जाता है इसको। 2 अक्टूबर 1980 को ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। कौन सी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको NREP भी कहा जाता है। सो 2 अक्टूबर 1980 में इसको लॉन्च किया गया। देन हमारे पास सेकंड स्कीम जो थी वो थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। IRDP इसको कहा गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि रूरल डेवलपमेंट दोनों ही गाँव के लिए थी, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, गाँव में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उसकी जो डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। और थर्ड जो था वो था नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक। पहले हमने देखा फर्स्ट फेज में जो है वो 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। अब देखते हैं 6th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि सेकंड जो राउंड हुआ नेशनलाइजेशन का, ठीक है। तो 6 बैंक्स जो 1980 में थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ। देन हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, जो नाबार्ड बैंक है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 1982 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ किसकी, स्वर्णमन कमेटी ने, स्वर्णमन जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश नाबार्ड जो बैंक था। नाबार्ड का मेनली काम क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो लोन वगैरह प्रोवाइड करना किस चीज़ पे, एग्रीकल्चर बेस्ड पे, लोकल जो पीपल्स हैं उनको फॉर एग्रीकल्चर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लोन जो प्रोवाइड करता है वो किसका काम है, नाबार्ड का, ठीक है। सो नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसी चीज़ के लिए कि एग्रीकल्चर को और डेवलप किया जाए, उसको और प्रमोशन किया जाए। सो नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1982 में, जो भी 6th 5 ईयर प्लान में हो। उसके बाद हम देखते हैं 7th 5 ईयर प्लान था जो था। 7th 5 ईयर प्लान को हम समझें। सो 7th 5 ईयर जो प्लान है वो आता है 1985 में, और 1985 से 1990 तक चलता है।
1985 से 1990 तक, जिसमें कि रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई, जो फूड जो प्रोडक्शन हुई वो काफ़ी हुई, ठीक है, रैपिडली हुई, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, प्लानिंग स्टार्टेड फॉर साइंस एंड टेक, ठीक है, प्लानिंग किसके लिए स्टार्ट हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाने लगा, कब, 75 ईयर प्लान जो कि 1985 से 1990 तक चला, ठीक है, उसमें साइंस और टेक को बढ़ावा दिया जाने लगा। लॉन्च हुआ क्या, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, रोजगार योजना 1989 में, जिसके थ्रू कि आप दिन में इतना काम करोगे आपको एटलीस्ट इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप एक महीने में अपना खर्चा चला सको, और पूरे 360 दिनों में से आपको 150 दिन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से काम दिया जाएगा। सो जवाहर रोजगार योजना 1989 में चली, ठीक है। फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम भी लाई गई, जैसे कि पहले हम देख रहे हैं नेशनलाइजेशन हो रहा, सेंट्रलाइजेशन हो रहा और डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। प्राइवेट सेक्टर से गेट्स प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है उनको बढ़ावा दिया जाने लगा पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा, ताकि क्योंकि हमें अभी इकोनॉमिक्स पे फोकस करना था, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आना था। और यहाँ पे देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेनली जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा पैसा भी खर्च कर सकता है, और उनके पास जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जिनके पास नॉलेज है, और ठीक है वैसे लोग भी उनके पास हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाने लगा, किसमें, 75 ईयर प्लान। और जैसे हम देखते हैं 1990 के बाद 1991 1992 में कुछ इंटरनल दंगे हुए, जैसे कि हम देखते हैं कि अयोध्या में बहुत सारे दंगे हुए, ठीक है। और साथ में उसी के साथ साथ में क्या हुआ कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी 1992 में, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि पहले आरबीआई के हेड रह चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं आरबीआई के मनमोहन सिंह, ठीक है। उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था 1992 में, किस लिए, क्योंकि इंडिया के हालात इतने ख़राब थे कि इंडिया के पास जो परचेसिंग पावर पैरिटी थी वो सिर्फ 15 दिन की रह गई थी, सिर्फ 15 दिन का ही हम जो है इंपोर्ट जो है वो करवा सकते थे, उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम बाहर से कुछ भी खरीद सकें। तो इतनी बुरी हालत थी, जिसकी वजह से कि जो 5 ईयर प्लान है उसको स्थगित किया गया, और हमारे पास आता है टू एनुअल प्लान आते हैं 1990 से लेकर 1992 तक, जिसमें कि किस लिए क्यों आते हैं, मेन क्या रीज़न था, पोलिटिकल क्राइसिस होते हैं, पोलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि 1990 में ही बीपी सिंह की सरकार आती है, देन 2 साल वो चलती है, फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तब फिर से नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो काफ़ी पोलिटिकल क्राइसिस रहते हैं इस दौर में, जो कि अयोध्या से रिलेटेड थे उस टाइम पे। फेशियल क्राइसिस की इंडिया के पास जो पैसा, जैसे मैंने कहा कि 15 दिन का ही बचा था, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि हम इंपोर्ट 15 दिन से ज़्यादा इंपोर्ट भी करवा सकें बाहर से। तो इस हालात में हमें जो है वो 2 एनुअल प्लान जो है इसको हमें 5 ईयर प्लान को स्थगित करना पड़ा, और हमें 2 एनुअल प्लान से लेके आना पड़ा। जिसमें कि क्या हुआ, जिसके बाद कि हम देखते हैं एलपीजी 1992 के बाद हम एलपीजी लेकर आए, जिसे कि हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन जैसी स्कीम्स जो हैं वो इंडिया में लेकर आने पड़े, उनको हम समझेंगे एलपीजी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। आज हम सिर्फ प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंग समझ लेते हैं पहले। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो 8th 5 ईयर प्लान में कहते हैं 1992 से 1997 तक चलता है। 8th 5 ईयर प्लान था वो 1992 से 1997 तक ये प्लान जो है ये चलता है। इसका मेन किस पे फोकस है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन के लिए रिसोर्सेज जो होते हैं उस पर डेवलपमेंट करना, ठीक है। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज किसके द्वारा, इसीलिए कहा जाता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के फादर किसको कहते हैं, नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव को कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वो लेकर आए, वो कौन आए, नरसिम्हा राव, ठीक है। और फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उनके मनमोहन सिंह। सो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया। देन हम देखते हैं, ठीक है, राव मनमोहन सिंह मॉडल आता है। मनमोहन सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले जो आरबीआई के प्रेसिडेंट रह चुके थे, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, क्योंकि इंडिया की हालात उस टाइम पे बहुत ही नाजुक दौर पे से इंडिया जो है गुजर रहा था। एलपीजी को लेकर आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं तो बीच में इसको पढ़ेंगे तो फिर वो फ्लो टूट जाएगा। सो उस फ्लो को रहने देते हैं, और एलपीजी को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। इसी के साथ मिड डे मील स्कीम आई, ठीक है। मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च हुई। एमपी लेट्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, एमपी लेट्स की जब हम बात करते हैं तो एमपी लेट्स हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जिसको हम कहते हैं। तो एमपी लेट्स की बात हुई, जिसमें कि 5 करोड़ जो वो एमपी को दिया जाता है। फिर एमएलए लेट्स की बात हुई, जिसमें एमएलए को 2 करोड़ दिया जाता है अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। तो 5 करोड़ एमपी लेट्स की तरह एमपी को दिया जाता है उस क्षेत्र का, अपने जो जिस डिस्ट्रिक्ट का वो एमपी है वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ऐड किए गए, ठीक है।
11th और 12th शेड्यूल में, ठीक है, 11th और 12th शेड्यूल में पंचायत 11th में और म्यूनसिपैलिटी 12th शेड्यूल में ऐड किए गए। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ। उसके बाद स्टैट्यूटरी स्टेटस SBI को दिया गया, जो SEBI था, ठीक है, उसको स्टेटस दिया गया। SEBI का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या काम है कि जितने भी जो भी, जैसे हम देखते हैं कि सेनेक्स हो गया, ठीक है, और ऐसी जो भी मार्केटिंग जितनी भी होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? SEBI का, जो कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितनी भी जो भी मार्केटिंग हो रही है उस चीज़ की, ठीक है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जितना पैसा लगता है, तो उस सब पे जो निगरानी है वो कौन रखेगा? वो रखेगा CBI का काम है उन सब चीज़ों पे निगरानी रखना कि क्या सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि पीछे बहुत सारे स्कैम्स हुए, 1980 में स्कैम हुआ, 1992 का स्कैम्स हम देखते हैं, जैसे कि हर्षद मेहता जैसे स्कैम्स। तो अब ज़रूरी हो गया था इंडिया में कि कोई ऐसी बॉडी हो जो इन सब चीज़ों पे निगरानी रखें, तो उसके लिए CBI बनाया गया। CBI ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, ये भी हमने एक वीडियो में समझा था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। बॉडीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट बॉडीज़, हमने उस पर एक लेक्चर लिया हुआ है, तो आप उसे समझे कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, ठीक है। सो CBI 1992 में आता है। सेनेक्स R50 एक्ट जो होता है, ठीक है, वो उसके अंडर काम करते हैं। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट 9th फाइबर प्लान। सो 9th फाइबर प्लान को हम समझते हैं अब। 8th फाइबर प्लान, 9th फाइबर प्लान में 1997 में आता है। 1997 से लेकर 2001 तक ये चलता है, ठीक है, जिसको कहा था अमृत सेन मॉडल, ठीक है। अमृत सेन क्यों? अमृत सेन के द्वारा जो बनाया गया था, इसलिए अमृत सेन मॉडल कहते हैं, जिसमें कि मेन फोकस दिया जस्टिस एंड इक्विटी के ऊपर, ठीक है। ग्रोथ विद जस्टिस ग्रोथ विद जस्टिस मतलब कि सबको बराबरी की तरह और इक्विटी दी जाए, ठीक है, बराबरी की। सो उसके बेसिस पर ये प्लान जो है वो स्टार्ट होता है, 9th फाइबर प्लान। इसका जो कुछ जो चीज़ें इसमें लॉन्च हो की जाती हैं, जो कुछ प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें कि 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनके द्वारा कुछ पॉलिसीज़ जो है वो चलाई जाती हैं, जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आती है, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी, जो पॉपुलेशन की गिनती जो है, ठीक है, उसकी गणना करना। नेशनल पॉपुलेशन फंड 2000 में इसको भी गवर्नमेंट जो है लॉन्च करती है, किसको? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन फंड को। देन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड 2000 में, ठीक है। देन स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये 2 योजनाएं जो कि लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, ठीक है, 150 दिन का, जिसको हमने पढ़ा जवाहर जो रोजगार, वैसे ही ये भी योजनाएं थी 2, जिसको कहा गया स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देन हमारे पास एक और आता है सर्व शिक्षा अभियान, जो है 2001 में चलता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो सबको शिक्षा देने के लिए, ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आता है, ताकि जो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम उसको बेटर किया जाए, लोगों को और जो है लिटरेट किया जाए। सो सर्व शिक्षा अभियान। सो हमने देखना 9th फाइव ईयर प्लान में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, स्वर्ण जयंती सहारे रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड स्वर्ण शिक्षा योजना जो है अभियान जो है वो लेकर आया जाता है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ मेजर इवेंट्स हुए कब 9th फाइव ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं, तो कुछ मेजर इवेंट्स हुए। उसमें क्या हुआ? साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। साउथ ईस्ट एशिया के साउथ ईस्ट में जो फाइनेंशियल क्राइसिस 1996 टू 1997 के बीच में अटामिक टेस्ट इंडिया ने करा, जिसपे कि इंडिया के ऊपर काफ़ी सारी जो है वो बैन वगैरह लगाए गए। भुज में अर्थ क्यों है, भुज का जो अर्थ क्यों है, काफ़ी लोग मारे गए जिसमें कि, ठीक है। सो ये कब आया था वैसे भुज का अर्थ क्यों यह था? 26 जनवरी 2092 में ये आता है, सुबह 9:15, जबकि इंडिया अपना जो है देश के, जैसे हम 26 जनवरी को मनाते हैं, तो अपना जो गान हो रहा है जनगण मन, तो उसी टाइम पे ये सुबह 9 बजे ये जो है अर्थ क्यूब होता है, जो कि 8 रिचर स्केल का था। जब हम अर्थ क्यूब को मापते हैं तो किस तरीके से मापते हैं, वो हम रिचर स्केल पे उसको मापते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिचर स्केल। तो 8 तक उसकी वैल्यू होती है, 0 से लेकर 8 तक। तो 8 जो है वो हाईएस्ट होता है। तो 8 रिचर स्केल का जो है वहाँ पर अर्थ क्यूब होगा, काफ़ी लोगों को यहाँ पर जानी जाती है। और एक और मेजरमेंट हुआ कारगिल जो युद्ध हुआ हमारा, कारगिल में हमारा जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कि इंडिया, सबको पता है कि इंडिया की जीत होती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा इंडिया का नुकसान भी होता है, क्योंकि जब भी कभी भी युद्ध होगा तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि युद्ध में सिर्फ एक तरफ से नुकसान होता है। सो कारगिल जो युद्ध हुआ, भुज में अर्थ का अटामिक जो टेस्ट किया गया इंडिया, जिसमें के ऊपर की बैन लगाए गए, और साउथ ईस्ट एशिया में जो कि क्राइसिस चले, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके चक्कर में ये कुछ मेजर इवेंट्स रहे 9th फाइव ईयर प्लान के। देन हमारे पास आता है 10th फाइव ईयर प्लान। 10th फाइव ईयर प्लान जबकि अटल जी फिर से जो कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरते हैं और मनमोहन सिंह नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो 10th फाइव ईयर प्लान हमारे पास आता है।
तो 10th 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो 2002 से लेकर 2007 तक ये प्लान चलता है, जिसके कि मेन गोल्स क्या थे। गोल टू डबल द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हमने समझा था थर्ड वीडियो में, ठीक है। पर कैपिटा इनकम को हम डिटेल में समझ चुके हैं। सो पर कैपिटा इनकम जो है वो उसको डबल किया जाएगा अगले 10 सालों में। 2002 में 2012 तक उसको क्या कर देगा, डबल कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, ये इसके मेन गोल्स हैं। रिफॉर्म्स किए गए PSU में, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स किए गए, लीगल रिफॉर्म्स किए गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स जो हैं, ये सब रिफॉर्म्स जो किए गए। किसी में रिफॉर्म किए गए PSU में, लीगल रिफॉर्म्स किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव में और लेबर में कुछ ना कुछ जो उनके लिए जो संविधान थे उनमें थोड़े से रिफॉर्म्स जो बदलाव किए गए। देन एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। इकोनॉमी प्राइम मूविंग फोर्सेस, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स है, मतलब कि एग्रीकल्चर ही मेन फोकस होगा जो कि गवर्नमेंट का, क्योंकि एग्रीकल्चर ही इंडिया जो देश है वो स्टार्टिंग से ही, अब से नहीं, एनिशेंट से, जब हम एनिशेंट हिस्ट्री और वो देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में मेन फोकस था वो खेती बाड़ी पे दिया जाता है, और खेती बाड़ी से ही जो मेन जो है वो सर्कल वो चलता है। सो इसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स है, इकोनॉमी को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान करने वाला कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर है। देन हम देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान में हमने देखा, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स हुए, डबल करने, इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात की गई और एग्रीकल्चर को जैसे इकोनॉमी प्राइम मूविंग फोर्स कहा गया। देन हम देखते हैं 11th जो था, 11th 5 ईयर प्लान हमारे पास आता है। सो 11th 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो 11th 5 ईयर प्लान में हम देखते हैं 2007 से लेकर 2012 तक जो है, ठीक है, 2007 से लेकर 2011 तक 11th 5 ईयर प्लान चलता है, जिसका कि मेरा फोकस था फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जो है उसको फास्ट किया जाए और इंक्लूसिव किया जाए, काफ़ी मतलब हद से उसको मतलब उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, उसको पुश दिया जाए। देन ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, सी रंगाराजन द्वारा ये प्रिपेयर किया गया 11th 5 ईयर प्लान है, जिसमें कि फास्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। उसके बाद हम देखते हैं 11th के बाद हमारे पास आता है 12th जो 5 ईयर प्लान था, 12th और लास्ट 5 ईयर प्लान है ये। उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान नहीं आ रहे हैं देश में। सो लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान, जिसको जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चलता है। 2012 से लेकर 2017 तक जो है 12th 5 ईयर प्लान जो कि आया, जिसका कि जो मेन मोटिव थे, जबकि उसके बाद जो थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोदी आते हैं और फिर वो उसको प्लानिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं। तो 12th 5 ईयर प्लान जो है उसका मेन फोकस था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, जबकि हमने 11th में देखा था फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था सिर्फ, जहाँ पे फास्टर मोर इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव तो है बट मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल जो कि टिकाऊ हो। तो सस्टेनेबल ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी को कम, गरीबी को कम किया जाए, इंप्रूव रीजनल इक्विटी, जो रीजनल इक्वलिटी थी उसे इंप्रूव किया जाए, जो रीजन में जो इक्वलिटी थी, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए और इक्वलिटी को इंप्रूव किया जाए। इंप्रूव लिविंग कंडीशंस ऑफ द, कि इसके SC ST और माइनॉरिटीज़ के जो लिविंग कंडीशन है उनको इंप्रूव किया जाए, इंप्रूव करने हैं लिविंग कंडीशंस ऑफ SC ST और माइनॉरिटीज़ जो है, जितने भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंप्रूव किया जाए, इस पर मेन फोकस किया गया। सो 12th में किस पे फोकस किया गया, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के, रिड्यूस पॉवर्टी, इंप्रूव रीजनल इक्वलिटी, इंप्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ SC ST एंड माइनॉरिटीज़ के जो है लिविंग कंडीशन को इंप्रूव किया जाए। सो ये 12th 5 ईयर प्लान में मेन फोकस रहा, ठीक है। उसके बाद और किसी चीज़ पे फोकस रहा 12th 5 ईयर प्लान में, फोकस रहा जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, एलिमिनेट जेंडर गैप्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। और इसी 7th जो 12th 5 ईयर प्लान है इसमें क्या गया, योजना आयोग को रिपील कर दिया गया, ठीक, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग जो है उसको लाया गया, नीति आयोग है वो रिप्लेस किया गया योजना आयोग से। एंड आल्सो द प्लान कमीशन को भी खत्म कर दिया। प्लान कमीशन योजना आयोग के अंडर आता था प्लान कमीशन, और प्लान कमीशन और योजना आयोग दोनों को खत्म करके नीति आयोग का जो है वो नीति आयोग जो स्टार्ट किया था। योजना आयोग को हटा के उसको रिपील करके उसको रिप्लेस किया था किसका, योजना आयोग को नीति आयोग से उसको रिप्लेस किया। तो हम समझ लेते हैं कि हमने योजना आयोग को समझा था पहले, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को समझा। अब जो योजना आयोग है और प्लानिंग कमीशन है जो उसको कि रिप्लेस कर लिया किसने, नीति आयोग ने। तो हम समझते हैं कि नीति आयोग क्या है। सो नीति आयोग को समझते हैं, तो नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो किस चीज़ के लिए है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, किस चीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसने क्या करा, रिप्लेस बाय प्लान कमीशन इसको रिप्लेस कर दिया गया। कब, 1 जनवरी 2015 तक, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है वो फंक्शन में आ जाता है, ठीक है, 1 जनवरी 2015। और इससे पहले जो था वो योजना आयोग और प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन और योजना आयोग दोनों को खत्म कर दिया जाता है और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वो लागू हो जाता है। तो नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग जो अपनी रिपोर्ट देगा वो देगा 2023 में, 15 साल बाद ये अपनी रिपोर्ट देगा। जैसे प्लानिंग कमीशन अपनी रिपोर्ट देता था 5 साल के बाद,
सो प्लानिंग कमीशन जो था वो रिपोर्ट देता था कब, 5 साल के बाद वो अपनी रिपोर्ट देता था, जबकि नीति आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा अब सीधी 2030 में 15 साल बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो इंडिया को मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको अभी कोई चक्कर नहीं है कि 5 साल बाद हमें 1 साल बाद हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब उसको मेनली है कि 15 साल बाद ही हम रिपोर्ट देंगे, हम जो भी करेंगे उसका डायरेक्ट हम लिंक देंगे 15 साल बाद। और इसका जो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में जो है नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है, पीएम जो है वो उसके हेड रहेंगे, ठीक है। सीएम और गवर्नर, जितने भी सीएम है स्टेट के या फिर गवर्नर है यूनियन टेरिटरीज के या फिर स्टेट्स के, वो क्या करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। कौन कौन, सीएम होंगे जो और गवर्नर जो होंगे वो पार्ट लेंगे किसमें, नीति आयोग में। जब भी कोई इसमें फंक्शन, जो भी नई चीज़ बनाई जाएगी देश के लिए, नया कोई इकोनॉमिक जो प्लानिंग होगी, तो उसमें किसका पार्ट तो होगा, पीएम तो होंगे ही, साथ में सीएम और गवर्नर से भी होंगे स्टेट्स के। देन नीति आयोग इज नाउ वो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। तो नीति आयोग का क्या काम है, किसका काम है कि पॉलिसी बनाना। पॉलिसी किस चीज़ के लिए पॉलिसी बनाना, नीति आयोग का इकोनॉमी के लिए। जितनी भी प्लानिंग होगी वो किसके द्वारा बनाई जाएंगी, नीति आयोग के द्वारा। जितने भी फंक्शंस होंगे, जैसे कि कोई स्कीम्स आ रही है, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स आती हैं, तो किसके द्वारा की जाएंगी, नीति आयोग। इसके हेड कौन है, पीएम है। सो नीति आयोग इज पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि पॉलिसी बनाने वाली एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी है अब। देन हम देखते हैं कि नीति आयोग के कुछ पिलर्स हैं, उन पिलर्स को देखते हैं। पिलर्स ऑफ नीति आयोग के जो पिलर हैं उनको देखते हैं। पहला पिलर ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी देश में होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। सो ट्रांसपेरेंसी एक मेन फंक्शन है। देन वुमेन इंप्रूवमेंट, वुमेन्स पे मेन फोकस किया जाएगा, क्योंकि वुमेन्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है इंडिया में। सो उसे इंप्रूव करने के लिए वुमेन्स इंपावरमेंट, ठीक है। प्रो पीपल, जो पीपल हैं उनके हित के बारे में सोचे, ठीक है, उसका एक मेन गोल है प्रो पीपल। देन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव हो मतलब एक साथ करने वाला, थोड़ा बहुत कंपटीशन हो, ठीक है, फेडरलिज्म में। क्योंकि कोऑपरेटिव इसलिए क्योंकि जब आप साथ मिलकर कुछ काम करेंगे तो देश को इकोनॉमी को और अच्छे से लेके जाएंगे। और कंपटीशन इसलिए क्योंकि अगर हमें जल्दी से ग्रोथ चाहिए तो कंपटीशन तो थोड़ा बहुत चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो क्यों कोई किसी चीज़ को बेटर करेगा। तो क्वालिटी को बेटर करने के लिए कंपटीशन, और दूर जाने के लिए कॉपरेशन। जैसे कहते हैं कि अगर कभी आपको दूर मतलब जाना हो, कहीं पे दूरी का रास्ता तय करना हो तो अकेले निकलो, ठीक है, अगर कहीं जल्दी पहुंचना हो दूर, ठीक है। बट अगर दूर जाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 किलोमीटर जाना है तो आप अकेले निकलो, ठीक है, जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है तो अकेले मत निकलो, 4-5 लोगों के साथ निकलो, ताकि आप 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाओ, नहीं तो आप थक जाओगे अकेले। सो इस तरीके से कॉपरेशन भी बहुत जरूरी है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो और मेन क्या, इंक्लूजन फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पिलर है वो है इंक्लूजन फॉर ऑल, सबके लिए, सबका विकास। और जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना हमारे, सबका विकास और सबका साथ, तो सबका विकास और सबका साथ जो है वो किसमें, पिलर्स जो है नीति आयोग का। और पिलर एक और मेन क्या, प्रैक्टिस, प्रोएक्टिव क्या होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे। एक्टिव मतलब ऐसे नहीं कि मैं सुस्ती आस्ता आस्ता काम करेंगे, जो भी काम होगा वो तेज़ी से होगा। इक्वालिटी की बात करेंगे, सब जो है वो इक्वालिटी मतलब कि इक्वली होंगे, सब में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर चीज़ की वो इक्वली होगी। और पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन हर वर्ग का उसमें पार्टिसिपेशन होगा, ना कोई SC ST माइनॉरिटी, जो भी होगा हर वर्ग का उसमें पार्टिसिपेशन होगा। फिर वो चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के, या गवर्नर्स होंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका, तो हर किसी का इसमें पार्टिसिपेशन होगा। सो नीति आयोग को हमने समझा, नीति आयोग को हमने देखा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। प्लान कमीशन और योजना आयोग से इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। योजना आयोग और प्लानिंग कमीशन से इसको जो है वो रिप्लेस किया गया। 1 जनवरी 2015 को यह लागू होता है। नीति आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा 2030 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, हेड इसके PM है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर इसमें पार्ट लेंगे। और नीति आयोग जो है वो एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या ये पॉलिसी जो है, पॉलिसी का निर्माण योग को इसके द्वारा किया जाएगा, नीति आयोग के द्वारा पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन ये बना दिया गया है। देन नीति आयोग के जो पिलर्स हैं वो हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, साथ में प्रो पीपल, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इंक्लूसिव फॉर ऑल, ठीक है, इंक्लूसिव फॉर ऑल, प्रोएक्टिव, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, ये जो कुछ पिलर्स हैं नीति आयोग के। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नीति आयोग और ये सब कुछ हमने देखा, 5 ईयर प्लान जितने भी थे वो हमने समझे 1 by 1। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम समझेंगे जो LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद बैंक्स पे चलेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के जो कि पेंडिंग है, हमें 1 by 1 उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के टॉपिक में इतना रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें हमें। और अगर कुछ कमी इसमें दिख रही है तो हम इसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कंटेंट को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी इस पर। अभी हम इकोनॉमिक्स पे लेक्चर ले रहे हैं, देन हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब पे लेक्चर्स लेंगे 1 by 1। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें
और होप करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियोस जो भी हम बना रहे हैं वो अच्छी लगती हूँ और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे ये, ठीक है। और इंग्लिश पे भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश पे नहीं आ रहे, मैथ और रीजनिंग पे भी हम लेकर आएंगे, लेकिन पहले जो मेन जो हमारे टारगेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम लेक्चर्स लेंगे, उसके बाद हम उन पे जाएंगे। सो आज की वीडियो में होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और शेयर ज़रूर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में जहाँ भी आप कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।